हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। फाइब्रॉइड पार्ट 1 में हमने बात की थी कि फाइब्रॉइड क्या है, उसका बनने का क्या कारण है, क्या क्या उसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं और हम उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि फाइब्रॉइड को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्या क्या उसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, एलोपैथ में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और आयुर्वेद के अनुसार हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे हम एलोपैथ में ट्रीटमेंट कर रहे हो या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, सबसे पहले जो डिपेंड करता है, जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि जो फाइब्रॉइड है उसका साइज क्या है, किस साइज का फाइब्रॉइड है। सेकंड, पेशेंट की एज कितनी है वो डिपेंड करता है। और थर्ड डिपेंड करता है कि पेशेंट को सिम्टम्स क्या है उस फाइब्रॉइड की वजह से। तो मेनली 3 चीज़ें देखी जाती है, फाइब्रॉइड का साइज, पेशेंट की एज और पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसकी वजह से। तो एलोपैथ में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, मेनली 2 तरीके से ट्रीट किया जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में मेनली ड्रग्स रहते हैं, मीफेप्रिस्टोन, यूलिप्रिस्टोल, ये जो मेडिसिन है वो मेनली जो फाइब्रॉइड है उसको डिसॉल्व करने का काम करती है, बट मेडिकल मैनेजमेंट में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। सेकंड, हम बात करें सर्जिकल ट्रीटमेंट की, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में 2 तरह से रहता है, या तो पूरा यूट्रस रिमूव कर देते हैं जिसको हिस्टेक्टमी बोलते हैं, या फिर जो फाइब्रॉइड है, जहाँ पे फाइब्रॉइड है सिर्फ उस फाइब्रॉइड को ही निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मायोमेक्टमी बोलते हैं। वो 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो लेप्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं या फिर ओपन एब्डोमेन करके भी किया जा सकता है। फाइब्रॉइड में अगर सब म्यूकस वाला फाइब्रॉइड रहता है जो अंदर की तरफ से डेवलप होता है, तो उसको कभी कभी हिस्ट्रोस्कोप के थ्रू भी रिमूव किया जा सकता है। हिस्ट्रोस्कोपी मेथड क्या रहता है, जो हिस्ट्रोस्कोप एक कैमरा रहता है जो कि वेजाइना के थ्रू यूट्रस में डाला जाता है और वहीं से उस जो फाइब्रॉइड है उसको कट कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से जो फाइब्रॉइड है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसको मेनली मायोमेक्टमी बोलते हैं। जिस मेथड से यूज कर रहे हैं तो वो उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर आयुर्वेद में हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेन ग्रंथि फॉर्मेशन हो रहा है, मांसज ग्रंथि जो फॉर्म हो रही है वो मेनली किस वजह से हो रही है कि जो अग्नि है वो स्लो डाउन हो जाती है। अग्नि स्लो डाउन होने की वजह से क्या होता है, आम का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज करना चाहिए, सबसे पहले दीपन पाचन ड्रग्स देनी चाहिए। दीपन पाचन ड्रग्स के बाद जो ग्रंथि हर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, इट मीन्स हमको ऐसी ड्रग्स यूज करनी चाहिए जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लेखन प्रॉपर्टी यानी कि स्क्रैपिंग, जो फाइब्रॉइड है उसको कम कर सके, वैसी ड्रग्स यूज करनी चाहिए। और हमको इसमें जो ड्रग्स ऐड करनी चाहिए वो हमको रक्त स्तंभक, क्योंकि इसमें पेशेंट को मेनली क्या रहता है, हैवी ब्लीडिंग रहती है, तो रक्त शोधक या फिर रक्त स्तंभक ड्रग्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सिंगल ड्रग्स हैं जो कि फाइब्रॉइड को डिसॉल्व होने में हेल्प करती हैं। तो उसमें जो सिंगल ड्रग्स हैं वो है अशोक है, कांचनार है, शिग्रू है, वरुण है, कुमारी है, मंजिष्ठ है, मुस्ता है, सारिवा है। ये सारी सिंगल ड्रग्स हैं जो कि हेल्प करती हैं फाइब्रॉइड के डिसॉल्व होने में। कुछ प्रिपरेशन भी अवेलेबल है जिसमें जैसे कि कषाय में हम चित्र ग्रंथि आदि कषाय दे सकते हैं, त्रयंती आदि कषाय दे सकते हैं, न्योग्रोध आदि कषाय हम दे सकते हैं। पाउडर फॉर्म में अगर बात करें तो पुष्यानुक चूर्ण है वो हम दे सकते हैं। टैबलेट्स में कांचनार गुग्गलू है वो हम दे सकते हैं, शिग्रू गुग्गलू है, शिव गुलिका, ये सब टैबलेट्स हम दे सकते हैं। आसव फॉर्म में अशोकारिष्ट है, चंदन आसव है, लौद्र आसव है, ये सारी ड्रग्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। इन ड्रग्स के बाद भी इन ड्रग्स के साथ में हम जैसे कषाय हुआ तो कषाय के साथ में हम थोड़ा सा क्षार ऐड करके दे सकते हैं, जैसे कि कल्याण क्षार है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर पलाश त्वक क्षार है वो हम थोड़ा सा ऐड करके उसमें दे सकते हैं। क्षार जो क्या काम करेगा, मेनली जो फाइब्रॉइड है उसको डिसॉल्व करने का काम करेगा। इसके साथ साथ में हम क्या थेरेपीज और या फिर प्रोसीजर हम कर सकते हैं, तो उसमें विरेचन कर्म आता है, विरेचन हम कर सकते हैं, या तो नित्य विरेचन कर सकते हैं या फिर शाश्वत के अनुसार जो विरेचन कर्म का पूरा प्रोसेस बताया उसके अनुसार हम कर सकते हैं। उत्तर बस्ती जो है, उत्तर बस्ती हम क्षार तेल से दे सकते हैं, उसका भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उत्तर बस्ती क्या रहता है, तो मेडिकेटेड ऑयल या फिर घृत रहता है वो हम यूट्रस के अंदर डालते हैं। अगर पेशेंट को प्रेशर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, मीन्स डिस्मेनोरिया है, पेल्विक पेन है, लो बैक एक है, अगर ये सब प्रेशर सिम्टम्स प्रेजेंट है तो उसमें हम सप्तसारम कषाय दे सकते हैं, सुकुमार कषाय दे सकते हैं, गंधर्वस्थ आदि कषाय दे सकते हैं। तो ये सारे उसको पेन को कम करने के लिए हेल्प करेंगे। जो भी हमको ट्रीटमेंट देना है उसमें हमको दीपन पाचन ड्रग्स ऐड करने हैं। दीपन पाचन में हम क्या क्या दे सकते हैं, चित्रक आदिवटी दे सकते हैं, अग्नितुंडीवटी दे सकते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण दे सकते हैं। तो दीपन पाचन ड्रग्स भी हमको ट्रीटमेंट में ऐड करना है। तो ये सारा ट्रीटमेंट रहा कि आयुर्वेद के अनुसार हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि अगर हमको फाइब्रॉइड है तो हमको किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो सबसे पहला, ज़्यादा स्पाइसी या फिर ऑयली खाना ना खाएं बिल्कुल भी। सेकंड, बाहर की चीज़ें
पिज़्ज़ा हुआ या फिर मैदा से बनी हुई चीज़ें जो हैं उसको अवॉइड करें, क्योंकि अगेन वो क्या करता है, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है, बॉडी में टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करेगा और फाइब्रॉइड्स को और बढ़ा सकता है। नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। नॉनवेज अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा गर्म रहता है, तो अगेन हैवी ब्लीडिंग पेशेंट को हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब हम बात करेंगे कुछ योग आसन की जो कि आपको डेली बेस पे करने चाहिए, जैसे कि सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन, नौका आसन, सिंहासन, धनुरासन, ये सारे आसन हैं जो कि डेली बेसिस पे करने चाहिए। अब मैं बात करूंगी कुछ मिथ की जो कि फाइब्रॉइड को लेकर है, जिसमें सबसे फर्स्ट है कि फाइब्रॉइड आर कैंसरस। तो फाइब्रॉइड बिल्कुल भी कैंसरस नहीं होते हैं, ये बिनाइन ट्यूमर है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि सॉलिड मास लाइक स्ट्रक्चर रहता है, कैंसर बिल्कुल भी नहीं है ये। सेकंड जो मिथ है वो ये रहता है कि मुझे अगर फाइब्रॉइड है तो मुझको सिम्टम्स होने ही ज़रूरी है, मीन्स सिम्टम्स होंगे तभी मुझको फाइब्रॉइड रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसिम्टोमेटिक भी रहता है। थर्ड मिथ है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी अगर मुझको फाइब्रॉइड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइब्रॉइड होते हुए भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। फोर्थ मिथ ये है कि जो फाइब्रॉइड है वो आफ्टर मेनोपॉज अपने आप डिसअपियर हो जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें फाइब्रॉइड चला जाता है आफ्टर मेनोपॉज। क्यों बोला जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आफ्टर मेनोपॉज जो एस्ट्रोजन है वो कम हो जाता है उसका लेवल, तो उसका लेवल कम होने की वजह से जो फाइब्रॉइड है वो श्रिंक हो जाता है, लेकिन सब में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट मिथ की अगर हम बात करें तो ये है कि फाइब्रॉइड अगर हमने एक बार रिमूव करा दिया तो वो दोबारा से रीअपियर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइब्रॉइड अगर आपने एक बार निकलवा दिया है वो दोबारा भी हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम आयुर्वेद में इसका मेनली हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, या फिर आयुर्वेद में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि फाइब्रॉइड को रिमूव करने में हेल्प करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आसपास वालों की हेल्थ का ध्यान रखें।